देशों में अमेरिका सैन्य अड्डों पर फिर भयानक हमले शुरू हो गए। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन बम से हमला किया गया है। इससे पहले बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेंटर पर ड्रोन फटा। इस बीच खबर है कि अमेरिका खाड़ी के कुछ सैन्य अड्डों को बंद करने की तैयारी में है। कुछ सैन्य ठिकानों की शिफ्टिंग भी की जा सकती है। इधर दोहा में ईरान ने अमेरिका से बात तक नहीं की है। इसके बाद ट्रंप ने इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुलाकर खौफनाक ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका युद्ध में जब हारने लगता है तो खूंखार हो जाता है, इतना खूंखार कि फिर सभी हथियारों से दुश्मन को दहलाता है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को जैसे भी हो हद में लाओ, ईरान को एटम प्रोग्राम पर फौरन समझौता करवाओ। अगर ईरान नहीं तैयार होता है तो फिर B-2 से बमबारी करो या टॉमहॉक से मारो, F-35 से हमला करो या मिनटमैन फोड़ो। मगर ईरान को अब ट्रंप बख्शने को तैयार नहीं। ट्रंप को अब ईरान की धज्जियां उड़ाने से कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप की ईरान ने इतनी परीक्षा ले ली है कि वो होश खो बैठे हैं। ईरान ने कतर में जो कांड किया है उसे ट्रंप ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। जैसे ही ईरान की चालबाजी ट्रंप को पता लगी है, उन्होंने फौरन इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुलाई। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन केन के साथ वॉर मीटिंग खत्म कर ली है। मुमकिन है जल्द ट्रंप फिर से ईरान को फोड़ने वाला ऑर्डर रिलीज कर दें। क्योंकि कतर में उनके अरमान कतरे कतरे में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से 1-to-1 बात ही नहीं की। यही नहीं, खींचतान के बीच इराक की राजधानी बगदाद से धमाके और हवाई हमले की तस्वीर आ गई। वहां अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ। तस्वीरों में दिख रहा यह इलाका बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन वहां हमला हुआ। रात में हुए हमले से पूरा इलाका गूंज उठा। आरोप लगा कि अटैक ईरान ने किया, वो भी ऐसे समय जब डील की वजह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके हुए हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत करने के मूड में है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने तो जंग फिर से शुरू होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। रही सही कसर कतर के दोहा में पूरी हो गई, क्योंकि वहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की सीधी बात ही नहीं हुई और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल केवल कतर के प्रधानमंत्री से ही मिला। कतर में ट्रंप को चकमा देने के बाद ईरान ने यह धमकी भी दे डाली है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم। जिस मुलाकात का ट्रंप ने ढिंडोरा पीटा था और कहा था कि ईरान की सहमति से कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान एटमी डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ना वो मुलाकात हुई और ना ही ईरान और अमेरिका की दोहा में कोई सीधी बात हुई। हुआ बस इतना कि दोहा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अमेरिका की ओर से दोहा पहुंचने वालों में पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। कहा जा रहा था कि दोनों ईरान से बात करके होर्मुज और दूसरे मुद्दों का कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जेडी वेंस ने दुनिया को ऑल इज वेल वाली स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश की।
We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days, actually, more oil coming out of the Strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अमेरिका कोशिश कर रहा है कि डील पर ईरान उसकी बात माने, हॉर्मुज में समझौते के आर्टिकल 5 को लागू करे, लेकिन ईरान नहीं झुक रहा। वो हॉर्मुज में वसूली का प्लान बना चुका है और उस प्लान को लागू करने के लिए वो अमेरिका को मजबूर कर रहा है। उसका सीधा सीधा कहना है कि पहले MOU की शर्त पूरी हो, तभी आगे बात होगी। इन शर्तों में ईरान की अरबों की संपत्ति वापस करना, हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होना और इजरायली सेना का लेबनान से लौटना शामिल है। यानी ईरान चाहता है डील में उसका सिक्का चले, उसकी मर्जी चले, इसीलिए अमेरिका को बार बार मजबूर किया जा रहा है। मगर यह दांव उल्टा पड़ सकता है। इजराइल इसी फिराक में है कि एक बार ट्रंप का मूड बदले और फिर ईरान को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के सैनिक मौजूद हैं। नेतन्याहू वहीं पहुंचे और अपने सैनिकों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक जो बात इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कही थी, लेबनान की जमीन से नेतन्याहू ने भी वही बात कही और एक बार फिर यह साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता, इजराइल लेबनान से नहीं हटेगा। רצועת עזה, שמתפעמת בין היוצאת מן הכלל בתחילת המלחמה, מהדרום לצפון, זה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. इजराइल का कहना है कि अगर ट्रंप बीच में नहीं आते तो अब तक लेबनान में हिजबुल्लाह को कुचल दिया जाता। लेकिन ईरान से डील के लिए ट्रंप ने लेबनान वाला ट्रंप कार्ड चला, जिससे इजराइल को हमलों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। मगर इजराइल तो इजराइल है और नेतन्याहू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वरना वो लेबनान की जमीन पर खड़े होकर हिजबुल्लाह को नहीं ललकारते। शायद ट्रंप ने नेतन्याहू का 28 फरवरी वाला सिग्नल दे दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाड़ी देशों से शिफ्टिंग को भी माना जा रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के कुल 89 सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने युद्ध के दौरान इनमें सबसे अहम सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से दहलाया था। फिर से जब युद्ध के आसार बन रहे हैं तो अमेरिका अपने सैन्य अड्डों को बंद करने या फिर दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है। खाड़ी देशों से जिन देशों में सैन्य अड्डों की शिफ्टिंग की जा सकती है, उसमें 3 नाम सबसे आगे हैं। पहला इजराइल, जहां मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए इसे सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। ग्रीस दूसरी लोकेशन है, जो यूरोप के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। तीसरी है साइप्रस, जो भूमध्य सागर में अमेरिका को बेहतर सैन्य पहुंच दे सकती है। ट्रंप ने जैसे ही अपने सैन्य अड्डों को सेफ हाउस में शिफ्ट किया, फिर ईरान का हिसाब तय है। ट्रंप जितने गुस्से में है, उससे यह भी साफ है कि अब ईरान पर B-2 बम वर्षकों जैसे विध्वंसक से हमला होगा। यह अमेरिका का ऐसा बमबाज है जो कभी चमगादड़ की तरह नजर आता है तो कभी चील जैसा दिखता है। ऐसा बम्बर जिसकी उड़ान का मतलब है बहुत ही खास मिशन। अमेरिका का B-2 बॉम्बर BBB फॉर्मूले के साथ उड़ता है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम B-2 दुनिया का अकेला ऐसा बॉम्बर है जो 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर फायर कर सकता है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57, जिससे अमेरिका ने ईरान की फोर्दो परमाणु साइट पर हमला किया था। हालांकि तब ये सवाल उठे थे कि आखिर B-2 के हमले से हासिल क्या हुआ? क्या ट्रंप
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में कामयाब रहे, या फिर सब कुछ एक दिखावा साबित हुआ, क्योंकि रूस ने तब अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर सवाल उठाए थे। 2025 में 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने बराबर की टक्कर दी थी। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इनमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और इस्फहान से लेकर खुर्रमाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर डाला। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बुरी तरह तबाह करके रख दिया था। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कबाड़ वाली मशीन साबित कर दिया था। फरवरी में भड़के युद्ध का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ट्रंप की रेंज से ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर से ईरान पर हमला शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर यह बम वर्षक वहां बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहां नेतन्याहू चाहते हैं। नेतन्याहू का टारगेट मुस्तबा का तख्ता पलट है, ईरान के एटमी प्रोग्राम का सफाया है। फिर इजराइल तुर्की का रुख करने का ऐलान कर रहा है। नेतन्याहू ने एर्दोआन की बार बार की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की की धमकियों को वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। इजराइल अंकारा वॉर के लिए भी रेडी है, इसीलिए जल्द इजराइल तुर्की की टक्कर मुमकिन है। सिर्फ 48 घंटे में, जी हां, सिर्फ 48 घंटे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे तोड़ा, ऐसा जख्म दिया कि वो खुले मुंह से अपने दर्द भी बयां नहीं कर पा रहा है। सिर्फ 48 घंटे में उसने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के पास सीक्रेट हथियार, कोई फाइटर जेट नहीं, गिनती के हेलीकॉप्टर, गिने चुने ड्रोन। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और करारा जवाब दिया है। 2 दिनों के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में उस जगह ड्रोन हमले किए, उस ठिकाने को तबाह कर दिया जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सरनान इलाके में आईएसआईएस सेंटर को उड़ा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल और चित्राल की शाह सलीम घाटी में आईएसआईएस के ज्वाइंट सेंटर और ठिकानों को निशाना बनाया है। तस्वीरें हैं, तबाही है, गुस्सा है, लेकिन कबूलनामा नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हमला करने वाले 4 ड्रोन को मार गिराया है। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हर ठिकाने पर ऐसे ही हमले होंगे। इस वीडियो को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा
और बलूचिस्तान में किए गए हमले के बाद जारी किया है। इसमें अफगान सैनिकों की ताकत दिखाई गई है। वीडियो में कॉम्बैक्ट ऑपरेशन को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए अफगानिस्तान ने संदेश दिया है कि वो तैयार है और चुप नहीं बैठने वाले हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, इतने कम वक्त में पाकिस्तान की सरहद पर पूरा खेल बदल गया है। जिस पाकिस्तान ने 28 जून की रात अफगानिस्तान के भीतर बम बरसाए, 48 घंटे बाद वही पाकिस्तान दहल गया है। 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में हमला किया था। कुनार, पक्तिका और पक्तिया प्रांतों में हुए अटैक में 38 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 163 लोग घायल हुए थे। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमले किए हैं और दावा किया जा रहा है कि आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने बदला ले लिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान अपने ही घर में 3 मोर्चों पर फंस गया है? एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह, दूसरी तरफ पीओके में बगावत और तीसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर तालिबान की सीधी चुनौती। यानी जिस पाकिस्तान ने सालों तक दूसरों की जमीन पर प्रॉक्सी वॉर खेला, क्या अब वही आग उसकी अपनी चौखट तक पहुंच गई है? पाकिस्तान में ड्रोन धमाके, बलूचिस्तान में अफरा तफरी, खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों की गूंज, आसमान में उड़ते ड्रोन और सायरन, धुएं के गुबार, तालिबान का बदला, क्या पाकिस्तान की नई मुसीबत है? कागज पर पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन मैदान पर अफगानिस्तान लगातार चुनौती दे रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इतनी बड़ी सीमा के जरिए गुरिल्ला वॉर में माहिर तालिबान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में कहीं भी घुसपैठ कर सकता है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है। 28 जून को पाकिस्तान ने हमला किया और 30 जून को अफगानिस्तान ने बदला ले लिया। पाकिस्तान टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप को अफगानिस्तान का सुरक्षित ठिकाना बताता रहा है। पाकिस्तान ने कई बार दावा किया कि टीटीपी ने अंदर घुसकर कई बार आतंकी हमले किए हैं। फरवरी 2026 में पाकिस्तान के काबुल और कंधार एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हमले शुरू कर दिए। मार्च में तालिबान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले किए और पाकिस्तानी सेना के पोस्ट के साथ खुफिया टारगेट को निशाना बनाया। मई में फिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया। जून में पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष में सैन्य तौर पर एक पक्ष बेहद कमजोर है, लेकिन यहां कमजोर पक्ष माने जाने वाले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए सीमा सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। तालिबान साफ कह चुका है कि वो अब काबुल पर विरोध दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि हर हमले पर पलटवार की नीति अपना चुका है। यानी अगर पाकिस्तान सीमा पार हमला करेगा तो जवाब भी सीमा पार मिल सकता है। यही वजह है कि अब दोनों देशों की सीमा पर तनाव हर हफ्ते बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले गोलियां चलती थी, फिर मोर्टार चले, अब अफगानिस्तान ने ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है। यानी अफगानिस्तान ने अपनी ताकत के हिसाब से लड़ने का तरीका भी बदल लिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर अब युद्ध का तरीका भी बदल गया है। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों? 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जिससे टीटीपी नाराज हो गया। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को गैर इस्लामिक सरकार बताकर उसके खिलाफ हमले शुरू कर दिए।
टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए, लेकिन अफगानिस्तान के पलटवार ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि मुश्किल उसकी पश्चिमी सीमा का पूरा सुरक्षा ढांचा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बांटने वाली ड्यूरन लाइन करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। इसकी पहाड़ियां और बीहड़ इसे बेहद मुश्किल सीमा बना देते हैं, जिसे पूरी तरह सील करना आज तक पाकिस्तान के लिए संभव नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से होने वाले हमलों की शिकायत करता रहा, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इंकार करती रही। अब दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। کننده دارن و ظلمی که همراهشان شده انشالله تلافی خواهد شد و امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونیم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد بود. بعدا میتونین به پاسخ نمیمانه انشالله. अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने समूह से जुड़ी मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, हवाई हमलों का जवाब सही समय पर देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पूरी तरह से खुले सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पार तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के फाइटर ने आधी रात को रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमला वहां हुआ जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सो रहे थे। इस हमले में 38 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि जिस घर पर बमबारी हुई वहां 28 लोग एक साथ दफन हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले में 29 आतंकियों को मारने का दावा किया है। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि क्या ये जवाबी हमले दोनों पड़ोसी देशों को एक बड़े सीमा संघर्ष की ओर ढकेल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, दूसरी तरफ तालिबान का नेतृत्व, दोनों पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि हर नए हमले के बाद बयान और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। भारत ने भी अफगानिस्तान पर हुए हमले की निंदा की है। पाकिस्तान की खुली आक्रामक कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लगातार गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार को दर्शाता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नई जंग की भूमिका तैयार हो रही है, यानी सीमा पार अब भरोसे की जगह बदले की राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सीमा से लगे कई इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अगर सीमा पार तनाव और बढ़ता है तो पाकिस्तान पर सैन्य और सुरक्षा दबाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में टकराव और बड़ा रूप ले सकता है? क्या ड्रोन हमले अब दोनों तरफ से एक नई जंग को जन्म देंगे? क्या सीमा पर सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी या बड़े मिलिट्री ऑपरेशन होंगे?